प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। गंदुम बहरान की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। वैसे तो खैर इसके लिए गंदुम बहरान का लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी अजीब सा मालूम होता है, क्योंकि ये बहरान गंदुम के वाफिर हो जाने की वजह से इस मरतबा पैदा हुआ है और इसमें कई गलत फैसले हुए हैं। अब गलत फैसला किसका था, इसका तयन करना एक मुश्किल तरीन काम बन के रह गया है। मौजूदा हुकूमत कहती है कि जो निगरान हुकूमत थी वो इसकी जिम्मेदार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है, उनको समरी इस तरह की आई थी। जो साबिक निगरान वज़ीर फूड सिक्योरिटी हैं कौसर अब्दुल्ला साहब, वो खुद इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी ये तो ब्यूरोक्रेट्स का काम है। अब ऐसा लगता है कि सारा मलबा ब्यूरोक्रेट्स पर डालने की कोशिश की जा रही है, मगर ब्यूरोक्रेट्स ने फिर ये फैसला क्यों किया, और अगर किया तो जिम्मेदारी तो बहरहाल उसकी अप्रूवल देने की हुकूमत ही की थी, उन्होंने क्यों अप्रूवल दी। और ये मामला इनिशिएट हुआ था उस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म थे, पीडीएम की हुकूमत थी, लेकिन फिर इसको रोक दिया गया था। ईसीसी ने इसको मौखर कर दिया था और फिर निगरान हुकूमत आई और उसने फैसला कर दिया। कौन कौन इसका जिम्मेदार है, इस बात का तयन क्यों नहीं हो पा रहा, और ये मसला आखिर हल होगा कैसे। दूसरा, चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की मुद्दत में तोसी या जो टेन्योर पोस्टिंग है उसकी बात हो रही है, और आर्गूमेंट्स ये दिए जा रहे हैं कि कम से कम चीफ जस्टिस की जो मुद्दत है वो फिक्स होनी चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ इसकी मुखालफत कर रही है। बज़ाहिर एक माकूल तजवीज़ मालूम होती है कि 16 दिन का चीफ जस्टिस क्या हुआ, जब कोई चीफ जस्टिस बन गया तो उसकी मुद्दत तो फिक्स होनी चाहिए, तो फिर तहरीक इंसाफ इसकी मुखालफत क्यों कर रही है, ये का हम सवाल है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए पीटीआई न जाने किस शशोपन का शिकार है कि कोई नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा। कभी नाम आता है शेर अफजल मरवत का, कभी पता चलता कि नहीं शेर अफजल मरवत नहीं है, अभी होल्ड पे चला गया है, कभी किसी और का नाम आ जाता है, कभी फिर दोबारा शेर अफजल का आता है और फिर अभी तक हुकूमत को नाम भिजवाया नहीं गया। क्या हुकूमत भी रिलक्टेंट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शेर अफजल मरवत को देने पे, या उन्हें कोई एतराज़ नहीं है और उन्होंने फैसला कर लिया है कि अपोजिशन के पास ही जाएगी। मौलाना फजल रहमान साहब जो कि नाराज़ हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है तहरीक इंसाफ के साथ वो नहीं जाएंगे। उनको मनाने के लिए जब गुज़श्ता दिनों में मुलाकातें हुई थी, हुकूमत के कुछ वफ्द मिले थे, जब वफूद मिले थे और ख़ुद नवाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई थी, तो उसमें सोर्सेस के ज़रिए हमें पता चला कि कुछ चीज़ें रखी गई हैं मौलाना फजल रहमान की जमात की तरफ से। एक ऑप्शन ये भी हो सकता था कि उनको खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी दे दी जाती, लेकिन वो भी नहीं दी गई। तो अब मौलाना फजल रहमान को मनाने का हुकूमत के पास कोई रास्ता मौजूद है या ट्रेन छूट गई है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में नईम हैदर पंजोता मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, सायरा बानो साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, जीडीए की रहनुमा हैं, और सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा। ये गंदुम बहरान का मामला इसी से शुरू कर लेते हैं। सलमा भट्ट साहिबा, ये कितना मुश्किल काम हो गया, आखिर क्यों तयन ही नहीं हो पा रहा कि कौन इसका जिम्मेदार है। मौजूदा हुकूमत ने डाल दी जिम्मेदारी अनवारुल्लाह काकड़ साहब पे। काकड़ साहब कह रहे हैं मैं नहीं हूँ, जो फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर थे वो कह रहे हैं हम मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आखिर किसकी जिम्मेदारी है? बहुत शुक्रिया आपका सर। जी बिल्कुल, जो आपने सही कहा कि जो गंदम का बहरान है वो इस वक्त बहुत बड़ी इशू बन चुका है। पंजाब के हवाले से मैं इस पर ज्यादा बात करना चाहूंगी, और ये असम्बली में इस पर बहुत ज्यादा खातिर ख्वाह बहस भी हुई, और क्योंकि पंजाब जो है बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी भी है, और पंजाब फूड बास्केट कहा जाता था किसी वक्त में, और उसमें गंदम बहरहाल एक सबसे अहम क्रॉप है और हमारी ज़रूरत भी है। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि जो गंदम है पिछले दौर में जो इंटरिम सेटअप का दौर था उसमें $1 अरब की इंपोर्ट की गंदम, और ये मेरे नज़दीक तो एक क्राइम है इस तरह करना। और उसके बाद ये कि उसको इंपोर्ट करके उसको सारे गोदामों में रख दिया गया है, जिसके लिए आपने गंदम स्टोरेज सारा कंज्यूम कर चुके हैं। हमारे पास इस वक्त गंदम के गोदामों में पैर रखने की जगह नहीं है, वहां पे मजीद गंदम नहीं रखी जा सकती। और इस वक्त हमारी गंदम जो है वो बम्पर क्रॉप है, और इसको हमारे पास बफर है, हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं। तो ये एक बहरान तो डेफिनेटली क्राइसिस पैदा कर दिया गया है, और जिन लोगों ने इंपोर्ट की और उसमें से अपने पैसे बनाए वो बिल्कुल सरीहन इसका जिम्मेदार हैं। उन्होंने इस देखिए जो क्रॉप है ना कोई भी, उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी बर वक्त प्लानिंग करना, उसकी बर वक्त प्रोक्योरमेंट, उसकी उगाई, उसकी कटाई, ये 3-4 मुहर्रकात होते हैं जो हमारी उस क्रॉप को मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, प्राइस कंट्रोल रखते हैं और लोगों के रफ़ाए आमा के लिए उसको अवेलेबल करते हैं। अब इसके अंदर गफलत करना, और हमेशा हमने पिछले माजी पीटीआई के दौर में भी देखा कि गफलत का नतीजा होता था कि हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती थी, क्योंकि बर वक्त गंदम की प्रोक्योरमेंट ना होती थी, पॉलिसी के अंदर चेंजेस आती थी, नेग्लिजेंस होती थी। सलमा भट्ट साहब, सवाल ये है कि ये जो बहरान चले निगरान हुकूमत ने पैदा किया,
आप उस बहरान का हिस्सा नहीं बन गए? क्योंकि अगर आपको मालूम था कि गंदम के गोदामों में तो पाउं रखने की जगह नहीं है, एक 10 किलो की बोरी रखने की जगह नहीं है, फिर 3900 रुपए गंदम की सपोर्ट प्राइस पंजाब हुकूमत ने अनाउंस कैसे कर दी? खरीदारी जब आपको जरूरत ही नहीं, कर ही नहीं सकते थे आप उसमें? हाँ नहीं, उसमें देखिए हम ये नहीं कर सकते। पंजाब, मैंने आपको पहले बताया कि इसकी मईशत और किसान जो है बहुत बड़ा तबका है। हम ये नहीं कर सकते कि हम अपने छोटे किसान को भी हर चीज के अंदर कुचल कर रख दें, क्योंकि करने वाले माजी में तो ये करके चले गए। वो तो आए, गंदम इंपोर्ट की पैसा बनाया, वो गए, खाया पिया, 2 आने खर्चा नहीं लगा, वो गए, बाकी अवाम जाए भाड़ में। उनकी तो ये रवैये हैं, उनकी तो ये पॉलिसी है, सामने आ गई आज। लेकिन हम ये नहीं कर सकते। हम देखिए 6 एकड़ वाला, 12 एकड़ वाला जो छोटा किसान है, क्या करें उसको? हम बेचते हैं। हम इसलिए नहीं आए, हम किसान की, हम अपनी बेहतरी और भलाई के लिए आए हैं। हम वो हुकूमत है जो काम करने आई है, हम वो हुकूमत है नहीं। लेकिन अगर आप 3900 में गंदम खरीद नहीं सकते, चाहे वो 6 एकड़ वाला किसान हो, तो आपने ये कीमत अनाउंस क्यों की है? आप तो 6 एकड़ वाले से भी आपने 3900 में नहीं खरीदी। नहीं, हम सब्सिडी देंगे, हम छोटे किसान को सब्सिडी देंगे, चाहे हम उसको कैश में के कार्ड बताएंगे हम। दूसरी बात है, हम गंदम खरीद भी सकते हैं, गंदम खरीदने में मसला नहीं है। लेकिन अगर हम गंदम खरीद के मजीद सरप्लस में जाके गोदामों में रख देंगे, हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से जल्दी बारिशें हो रही है। आपको पता है कि आजकल पंजाब बारिशों की जद में है, तो ये जो सेल आ जाएगी, ये जो सारी गंदम जो है तबाह हो जाएगी अगर हम खरीद के स्टोर कर लेंगे। ये एक और मौसमियाती मसला जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप खरीद नहीं सकते मगर आप सब्सिडी देंगे, मगर आपने गंदम की कीमत अनाउंस की, तो कुछ बात मजीद, मतलब मैं इस उलझन का से निकलना चाह रहा था, लेकिन ऐसा लगता है ये तो और उलझन पैदा हो गई। सायरा बानो साहबा, ये क्या हो रहा है गंदम के मामले पर? जिम्मेदार निगरान हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत थी जिसने इनिशिएट किया था इस मामले को, कोई ब्यूरोक्रेट इसके जिम्मेदार हैं या आज की हुकूमत जिम्मेदार है जिसने इस क्राइसिस को ऐसा लगता है और बढ़ा दिया? अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं ना कि आखिर किस नीम की जड़ में कब तक डालें मीठा पानी। तो मुझे बताएं सबसे पहले कि अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम थे, नाम कहाँ से आया? अपोजिशन ने तो नहीं दिया था और इनको भी नहीं पता था। अब वो साहब सेनेटर के सिंहासन पे बैठे हुए हैं, उनको सेनेटर के लिए वोट किसने दिया था? जो आज निजी महफिलों में एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि अगर गंदम स्कैंडल 13 खोल दिया, तो उसने कहा अगर तुम्हारे फॉर्म 47 का खोल दिया कच्चा छट्टा तो क्या होगा। अब बात यहाँ तक आ चुकी है। दूसरा, 23 जुलाई 2023 को इसहाक डार साहब ने ईसीसी की मीटिंग बुलाई थी। वो जो मीटिंग है वो समरी जाती है पीएम के पास और पीएम साइन करके फिर उसके बाद ईसीसी की मीटिंग आती है। उस ईसीसी मीटिंग में इंपोर्ट की इजाजत दी गई थी और वो भी ड्यूटी फ्री जी, और कोई हद भी मुकर्रर नहीं की गई थी। फिर उसके बाद अभी 2024 मार्च में ये जिस वक्त इन लोगों ने हुकूमत संभाली, 6 लाख टन गंदम की इजाजत दी गई जी। तो अब आप मुझे बताएं कि आप इसमें से जिम्मेदारान नहीं ढूंढ सकते? उस वक्त के ही वहां पर जो 2 ब्यूरोक्रेट्स बैठे पे थे, फवाद हसन फवाद और आहत चीमा, और हम तो हमेशा उनको बी टीम ही और पॉकेट टीम ही कहा गया था और कहते हैं पीडीएम की। तो पहले तो आप ये बताएं ना कि वो अनवारुल हक काकड़ साहब की मेरे हिसाब से तो इतनी सैर नहीं है कि वो इतने बड़े फैसले खुद से कर सकें। उससे पहले आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने कहा हमारा किरदार नहीं है, तो इस मुल्क को इस नहज तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ ब्यूरोक्रेसी का है कि मेरे ख्याल में वो हर किसी को उन्होंने एक गोली दी भी होती है, वो भले सियासतदान हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी हो, वो काम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। ये हम होते हैं और ये हम सियासतदान ही होते हैं जिनको उनकी चीजों का पता नहीं होता। तो देखें, अगर खलूस नियत हो तो तयन तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर कोई करता नहीं है उस चीज को। आपको पता होगा कि 3 साल पहले हमारे भी गोदामों में से सिंध के चूहे गंदम खा गए। आज तक वो चूहे पकड़े ना जा सके। उन चूहों को पकड़ने की कोशिश की निगरानी वाले दौर में, लेकिन फिर पता चला कि वो तो किसी का बाजू मरोड़ना था। वो जो छापे वगैरह पड़ रहे थे गोदामों में और इतनी निकली जा रही थी। इस बात से तो अब खदशा ये पैदा हो रहा है कि शायद अब फिर ये जो है वो आज बल्कि वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से अखबारात में लगा भी हुआ है कि वो शायद उसकी डीप प्रोब के लिए रिलक्टेंट दिखाई देते हैं। तो मैं आज वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, क्या उन्होंने कहा है, मैं आपको ये भी सुनवा देता हूँ वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। मुझे मुस्लिम लीग नून के हुकूमत से या प्राइम मिनिस्टर साहब से या उनकी कैबिनेट से डायरेक्ट कोई शिकायत नहीं है। अगर ये कोई फाइनेंशियल स्कैंडल है तो इसको एक्सपोज होना चाहिए। अगर मैंने बिलियंस ऑफ रुपीस कमाए हैं तो मेरी बाकी मानदा जिंदगी जेल में गुजरनी।
नहीं मैदर पंजोता साहब, वज़ीर आज़म तो अपने आप को पेश कर रहे हैं, मेरी बाकी ज़िंदगी जेल में गुजरनी चाहिए। आपका ताल्लुक भी पंजाब से है, आप इस वक्त अपने होम टाउन में भी हैं, सरगोदा में गालिबन। क्या फील्ड में क्या चल रहा है, किसान क्या कह रहे हैं और ये सूरत हाल क्यों इतनी गंभीर हुई है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपने मुझे मौका दिया असद भाई। देखें, मैं खुद जो है किसान हूँ, और अगर आपको मैं बताऊं कि हो क्या रहा है तो उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। उसका ये है, जैसे ये सारा स्कैंडल और सारा ये मामला ये तो आपके सामने आया, उसके अंदर भी मैं कुछ ऐड करूंगा, लेकिन अगर देखा जाए तो 1 एकड़ के ऊपर एक किसान की जो कॉस्ट है वो कितनी खर्च होती है। सबसे पहले तो ये लगाना होगा ना कि नुकसान कैसे हो रहा है किसान को। 90,000 के करीब कॉस्ट कितनी आई है, 90,000, और जो उसका जो रेंट या ठेका जो है जमीन का वो तकरीबन 50,000 से शुरू होकर 1 लाख तक जाता है। तो 1,90,000 टोटल जो है वो बनती है कॉस्ट उसके ऊपर, जो एक एकड़ के ऊपर। अब इससे जो पैदावार है 1 एकड़ की कितनी है? 1 एकड़ की पैदावार जो है वो 24 से 40 मन के दरमियान है। ठीक है जी। अब उससे आप अंदाजा लगा लें कि अगर 3,000 जो है 3,000 का 1 मन हो, तो अगर 40 मन 1 एकड़ जो है गंदम निकालता है तो वो बनती है 1,20,000। तो 1,20,000 रुपए की गंदम जो है आपकी, उसके ऊपर जो कॉस्ट है 190 आ रही है। तो सबसे पहले तो आप उसी से अंदाजा लगा लें कि 3,000 मन के हिसाब से भी गंदम अगर जाए तो 40 से 50,000 रुपए नुकसान है। ठीक है जी। अब दूसरी तरफ आप आ जाएं, दूसरी तरफ अगर आए तो ये जिस तरह गंदम जो है वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी, और 7 दिनों में 25 दिन का जो सफर है वो 7 दिनों में कैसे तय हुआ? क्योंकि पहले ही कंटेनर जो है कराची मौजूद थे, और जो ही आती है, हालांकि पहले जब आपके पास गंदम मौजूद है तो आप बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं? अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जो लोग जिन्होंने ये सारा बेनिफिट लिया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या उनके ऊपर एक्शन होगा, और इसके जो जिम्मेदारान है, अब आप देखें ना कि जैसे पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त भी जो है वो मंजूरी दी गई 6 लाख मेट्रिक टन आई थिंक या 10 लाख, और उसके बाद जो है वो तसलसल जारी रहा। निगरान हुकूमत के अंदर भी यही सिलसिला रहा और ये बेनिफिट उन्होंने लिया, जो भी उन्होंने जिसने लिया। अब भी ये तसलसल जारी है, और अब भी उसके बाद भी ये इम्पोर्ट होती रही, और ये क्यों की गई? और किसान देखें, ज़राअत जो है वो पाकिस्तान का सबसे जो अहम है वो एक जरिया है मैशत में, लेकिन उसके ऊपर कैसे अटैक किया गया कि आम किसान जो है उसके ऊपर कैसे बर्डन आया। अब जो किसान है उसको रेट नहीं मिल रहा, आम आदमी जो है उसको गंदम जो है वो महंगी मिल रही है। तो इसके लिए हुकूमत बिल्कुल जो है वो फेल हो चुकी है। एक किसान वो परमानेंट इजाज़त उसका हक है, वो करने के लिए निकलता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये एक मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जिसमें किसान से लेकर जो खाने वाला बंदा है, जो एक आम आदमी है जिसने गंदम खरीदनी है, सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब इसमें आप सभी ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए, लेकिन सलमा भट्ट साहबा मुझे ये बताइए कि अगर अगले चंद दिन में, चंद हफ्तों में किसी एक शख्स को मुर्दे इल्जाम न ठहराया गया या जिम्मेदार का तयन न किया गया और उसको सजा न दी गई इतने बड़े जुर्म की, जैसा कि एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि माल बनाया गया, हनीफ अब्बासी कह रहे हैं माल बनाया गया, आप लोग कह रहे हैं माल बनाया गया है, अगर इसमें कोई जिम्मेदार का तयन नहीं होता तो इसका क्या मतलब होगा? देखिए असद साहब, इसमें मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि आपने सुना होगा, डेफिनेटली आपको मालूम होगा कि 2-3 दिन पहले हमारा जो इजलास हुआ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरबराही में, उसमें उन्होंने कल सोमवार को प्राइम मिनिस्टर साहब को तलब भी किया और इसी सिलसिले में किया है कि गंदम का जो ये एक क्राइसिस बना हुआ है। और जाहिर बात है, देखिए हम वो लोग नहीं है जो ये बैठकर कहते हैं कि नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है। हम तो ये बात मानते हैं, हम तो वो लोग हैं जो खुद ये बात मानते हैं कि हाँ गंदम का क्राइसिस एक क्राइसिस है, और ये वो क्राइसिस है जिससे किसान मुतासर हो रहा है। इसका सदेबाब होना बहुत जरूरी है। इसके साथ खेलने वाले जो लोग हैं माजी में, उनकी निशानदही करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर कमेटी भी बननी चाहिए, इसके निशानदही भी होनी चाहिए, इसका तायुन भी होना चाहिए, इसकी रोकथाम भी होना चाहिए। और कमेटी बन गई तो फिर तो शायद काम नहीं हो, मतलब फिर तो क्योंकि फिर तो गया हाथ से मामला। हम देखिए फिर आप मेरी बात मान लेंगे, अगर मैं कहूंगी फलाना बंदा कसूरवार है, आप मान लेंगे मेरी बात? ऐसे नहीं होता। कोई एक बंदा उठ के तो किसी की ऊपर इल्जाम लगा के उसको कटहरे में लाकर सजा तो नहीं दिलवा सकता ना। हम इसको आर्बिट्रेरी तो वैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक्शन लेने के लिए जरूरी है कि उनको कोई तलब करे, और फिर वैसे भी सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब किस हैसियत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तलब कर रहे हैं? जी बिल्कुल नवाज शरीफ कर सकते हैं। नवाज शरीफ जो है वो अपनी हमारे पार्टी के कायद हैं, और वज़ीर आज़म जो है उसका ताल्लुक हमारी पार्टी से। और अगर हमारी के सदर तो नहीं है वो, क्या वज़ीर आज़म नहीं होता, नहीं है उनके पास कोई भी पार्टी का। अगर एक मिनट मेरी बात मुकम्मल होने दें। अगर मेरी पार्टी का
जो कायद है और मेरी पार्टी का ही जो सदर व वजीर आजम है और हमारे मुल्क के जो अवाम या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम अगर पार्टी मुशावरत करके और अपनी पार्टी के सदर को बुलाते हैं और उनसे अगर हम ये पूछते हैं कि आप बात तो ठीक है, आपने अभी खुद अल्फाज इस्तेमाल किए कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है, प्राइम मिनिस्टर को तलब कर लिया, तो मैं चौंका कि वज़ीर आज़म को कैसे तलब किया जा सकता है? अदालत तलब कर सकती है। जी मैं रिपीट करती हूँ कि कायद नवाज शरीफ ने सदर शहबाज शरीफ को तलब किया है। कोई एतराज? ओके, अच्छा बाकी चले। मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तो सवाल ही पैदा कर सकता हूँ, मेरे ज़हन में सवाल पैदा होता है, वो सवाल आपके सामने रख सकता हूँ। कोई हाँ आप जाहिर बात है, मैंने आपको जवाब दे दिया। नवाज शरीफ साहब को पार्टी का कोई और बंदा भी तलब कर सकता है क्या? चले खैर, ये क्या आपकी सलमा साहब आवाज ये हमारी पार्टी है, ये हमारी पार्टी का फैसला है, इसके ऊपर हम आप कोई कमेंट कोई राय अपनी रखना चाहते हैं आप 100 दफा रखें, लेकिन आप इंपोज नहीं कर सकते कि आप ऐसे करें आप वैसे करें। हमारी पार्टी हमारी मर्जी, हमारी पार्टी का कायद है, हमारी पार्टी की हरारकी है, हम अपने कायद को जवाब दें और जरूर हैं हमारे कायद हम में से किसी को भी तलब कर सकते हैं और वो जवाबदेही कर सकते हैं हमसे हमारे किसी भी एक्ट की, चाहे मैं वो बतौर गवर्नमेंट का हिस्सा करूं या मैं बतौर पार्टी का हिस्सा करूं, ये हमारा प्रोरोगेटिव है और हम इसको इस्तेमाल करना अगर चाहते हैं और इस्तेमाल करना जानते हैं तो इसमें कोई कोताही नहीं है। नवाज शरीफ साहब के पास कोई आईनी ओहदा नहीं है, मेरा तो इतना सा सवाल था आपको। चलिए खैर, हम एक और मामले की तरफ एक और तरफ निकल गए। जी सायरा बानो साहब। असद भाई, मैंने कब कहा है कि आईन के आर्टिकल निकालने के तहत नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को बुलाया? मैं तो कह रही हूँ कि कायद पार्टी ने सदर पार्टी को बुलाया है, तलब किया है। सदर आरिफ बात करें तो उनको ऐसे ऐसे अलकाबात दिए जाते थे, किस हैसियत में? वो मुल्क के सदर है, पीटीआई का सदर थोड़ी है, ये है वो है। और अब यहाँ पर देख ले, कल अज़मा बुखारी साहबा ने भी कहा था कि अगर हम भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगा दे तो लगा सकते हैं, हमारी मर्जी, हमें कौन पूछने वाला है? जब कोई पूछने वाला नहीं है तो रहने दे, आप अपना सवाल करके अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? जब यहाँ पर कोई मुल्क का कोई हुकूमत है ही नहीं, ना कोई जिम्मेदारों का तयन हो रहा है, ना जिनका वजीर दाखिला अपना, ना जिनका वजीर खजाना अपना, कुछ भी अपना नहीं है, तो करने खेलने दे इनको, क्या करके क्या सही है। चलिए बिल्कुल ठीक है। मैं एक और इशू की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। चलिए गंदम का तो जैसे सलमा भट्ट साहब ने कहा कि इस पर कमेटी बननी चाहिए और इसका प्रोब होगा। जी आप कुछ कह रही हैं? जी मैं कह रही हूँ कि सायरा आपा से मैं कह रही हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि आप जीडीए में ऐसे नहीं ऐसे करें, जीडीए में वैसे नहीं वैसे करें, आप इसको बाय करेंगे, आप मुझे कहेंगे ना बेबी भाई तुम कौन हो, जाके अपना काम करो, अपना रास्ता नापो। तो सेम इज मुस्लिम लीग नून कोई फैसला करती है तो उसमें सारे इतनी जोरों शोर से मुदाखलत क्यों करना चाहते हैं? नहीं सलमा भट्ट साहबा, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग नून नहीं है। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक ऐसा शख्स तलब कर रहा है जो ना पार्टी का ओहदा रखता है, ना वो हुकूमत में कोई ओहदा रखता है। वो मुस्लिम लीग नून के सदर तो शहबाज शरीफ साहब है ना, तो इसलिए ये सवाल पैदा हुआ था। इसमें आपकी चलें राय आ गई, हम आपकी राय का एहतराम करते हैं। आपकी राय है, आप समझती कि नहीं फिर भी तलब किया जाना क्या लफ्ज़ दुरुस्त है, तो ठीक है, हम आपकी राय का एहतराम है। आगे बढ़ता हूँ एक और मामले की तरफ, और मामला है चीफ जस्टिस की टेन्योर पोस्टिंग के हवाले से। इस पर नईम हैदर पंजोता साहब, ये क्या चीफ जस्टिस की टेन्योर पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए, इस पर क्या एतराज़ है पीटीआई को? देखिए बात यह है कि टेन्योर पोस्टिंग के ऊपर जो है ना सारा मामला जो आज से पहले हम उठा रहे थे, और हम ये कह रहे थे कि कैसे नवाजा जा रहा है कि जो उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म जबर किया गया, बल्ले का निशान लिया गया, खान साहब की नाअहली वाली दरख्वास्त जो है फिक्स नहीं की गई, सिविलियन का जो मिलिट्री ट्रायल है वो हो रहा है, मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोग हैं, हमें रिजर्व सीटें नहीं दी गई, और उसके अलावा मुल्क के अंदर जो धांधली की गई, उस धांधली के ऊपर जो है वो दरख्वास्त जो थी हमारी स्टिल पेंडिंग है और कोई उसके ऊपर सुनवाई नहीं है। इसी तरह से 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से 25 मई से 1 साल से ज्यादा करीब अरसा होने वाला है कि हमारी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो क्यों नहीं सारी दरख्वास्तें लगाई जा रही, या क्यों नहीं आज तक जो है हमें इंसाफ दिया गया, या क्यों हमसे बल्ले का निशान छीना गया? क्योंकि यानी आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हैं टेन्योर पोस्टिंग में आपको एतराज कोई नहीं है, लेकिन ये काजी फैसल साहब पर नहीं होनी चाहिए, ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं होना चाहिए, उनकी मुद्दत में मुलाजमत में तोसी नहीं होनी चाहिए। आपका एतराज सिर्फ ये है?
देखिए बात यह है ना कि इस मौके के ऊपर आकर सिर्फ और सिर्फ उनको बेनिफिट देने के लिए ये खास तौर पर किया जा रहा है। और अगर थोड़ा सा माजी में देखें तो नून लीग ने खास तौर पर नैब के केसेस के अंदर नैब के केसेस खत्म करने के लिए नैब के अंदर तरामीम की, और इसी तरह से 5 साल जो डिस्क्वालिफिकेशन थी उसके ऊपर भी आप देखें ना कि नवाज शरीफ को एहल करने के लिए फौरन समाअत लगा दी गई और ताहयात नायली को 5 साल में कह के कि जी ये 5 साल बनती है और तरामीम नहीं। आप ये कह रहे हैं कि अमल ठीक है, वक्त मौका गलत है। इमरान खान साहब को लड़ने नहीं दिया गया और इमरान खान साहब समेत और भी हमारे दीगर रहनुमा जैसे कासिम सूरी हो गए, परवेज इलाही हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, दीगर हमारे रहनुमा जो हैं वो अपीयर ही नहीं हो सके क्योंकि उनके पेपर एक्सेप्ट नहीं हुए। एक तरफ पंजोता साहब, जिन्होंने पंजोता साहब आप क्या ये कह रहे हैं कि अमल ठीक है? पंजोता साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी आपको आवाज आ रही है? आ रही है। मैं कह रहा हूं आप ये कह रहे हैं कि अमल ठीक है लेकिन टाइमिंग गलत है, आप ये कह रहे हैं? देखिए अमल जो है अगर आप कोई भी काम करेंगे ना और सिर्फ एक स्पेसिफिक फर्द के लिए करेंगे और एक जो मुल्क के अंदर जुल्म और जबर किया जा रहा था और किया जा रहा है उसके ऊपर नवाजा जाएगा ताकि मजीद जो है वो इसके अंदर जुल्म जबर करें, तो वो एक फर्द फायद को फायदा देने के लिए अगर कोई भी तरामीम होगी, कोई भी मामला होगा तो हम जरूर एतराज करेंगे। और सेकंड बात ये रह गई जो नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं कि जी बड़ा जी वो पार्टी के सदर हैं और बड़ा जो उन्होंने तलब कर लिया है, नवाज शरीफ को तलब कर लिया है, ये एक ढोंग ना रचाया जाए। इमरान खान जब अंदर टिकटों की बात करता है आप कहते हो जी वो मुजरम है, ये है वो है, जेल के अंदर है, इश्तिहारी है, 9 मई वाला है, और दूसरी तरफ वही बगौड़ा वही इश्तिहारी जो मुल्क से 4 हफ्ते का कह के और 4 साल वापस नहीं आया और फिर प्रोटोकॉल दिए गए, बायोमेट्रिक की मशीनें जो हैं वो एयरपोर्ट के ऊपर भिजवाई गई। उस शख्स के लिए कहा जा रहा है कि जी सदर साहब जो है वो आ गए और कह रहे हैं जी कि आ जाएं जी, वजीर आजम साहब को तलब कर लिया है। हर चीज के ऊपर आप देख लें कि कार्ड हो, कोई हॉस्पिटल का कोई इफ्तिताह करना हो, हर जगह के ऊपर नवाज शरीफ का नाम टैग किया जा रहा है, नवाज शरीफ का नाम लगाया जा रहा है। ये अवाम के टैक्स का पैसा है, आप कैसे उसके अपने नाम का इस्तेमाल करके उसे बेनिफिट ले सकते हैं कि आप नाम साथ टैग करके अवाम के पैसे के ऊपर जो है वो अपने नाम आप नवाज शरीफ साहब पे इतराज उठा रहे हैं। इतना कम्प्लेक्स है, आप इतने ख्वाजा आसिफ साहब ने अल्लामा इकबाल की वालदा के सही है। पंजोता साहब आप नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अल्लामा इकबाल की वालदा के नाम पर बनाया गया हॉस्पिटल जो है उसका नाम तब्दील करके ख्वाजा आसिफ ने अपने वालिद के नाम से मंसूब करा लिया है। तो शर्म की बात है। एक छोटा सा ब्रेक ले लो, इसी मामले पर मैं बाकी दोनों मेहमानों की राय भी जानना चाहूंगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदी कहते हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात हो रही थी। सायरा बानो साहिबा, हमने देखा है कि माजी में 16 दिन के चीफ जस्टिस भी हुए हैं, 23 दिन के चीफ जस्टिस भी हुए हैं, और 23 दिन का चीफ जस्टिस जाहिर है 23 दिन में कुछ नहीं कर सकता। मैं उसके नाम के साथ साबिक चीफ जस्टिस लग जाता है, उसको मराहत मिल जाती हैं। ये पब्लिक की और कौम की तो कोई सर्विस होती नहीं है। तो इस तजवीज़ में क्या एतराज़ होना चाहिए कि टेन्योर पोस्टिंग नहीं, तमाम ही इदारों में, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हर इदारे में टेन्योर पोस्टिंग है, तो चीफ जस्टिस की क्यों नहीं हो सकती? नहीं, अब राना सनाउल्लाह साहब को ओहदा मिल गया तो उनके बयानात भी बदल गए। उससे पहले जिस वक्त मेरे ख्याल में पीटीआई भी कुछ ऐसा लेकर आ रही थी तो उस वक्त तो इन सब ने एतराज़ात किए थे। तो देखिए, अब शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। और जहां तक आप मुझसे मेरी राय ले रहे हैं तो ये जो एक्सटेंशन है, ये जो तोसी है, ये किसी भी इदारे में नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त मैं पीटीआई के हम लोग हुकूमती बेंचेस पे बैठते थे, एक एक्सटेंशन का मामला था तो मैंने ऐसी कमेटी में साथ बैठे हुए थे, पूछा था तो कह रहे हैं कि मुल्क हालत जंग में है। तो मेरा सवाल ये था, क्या हमारे पीछे आने वाले जर्नल्स में क्या कॉम्पिटेंट नहीं है? क्योंकि हर वक्त हर तैयार सायरा साहबा, लेकिन इसमें इसको एक्सटेंशन नहीं कहा जा रहा ना। ये तो एक आईनी तरमीम आएगी और उसके नतीजे में एक टेन्योर पोस्टिंग हो, चीफ जस्टिस की मुद्दत का तायुन हो जाएगा। ये एक्सटेंशन तो टेक्निकली एक्सटेंशन नहीं होगी फिर। ये मतलब कान इधर से नहीं पकड़ना, हमने घुमा के उधर से पकड़ना है। यानी कि बात तो देखिए वही होगी ना। अब तो फिर अगर इनकी जो भी अभी अगर इनकी मियाद क्या कहते हैं नौकरी की बढ़ी तो पीछे आने वालों को क्या होगा? मेरे ख्याल में जो तीसरे नंबर वाले
वो तो इस ओहदे तक पहुंचने से पहले ही रिटायर हो जाएंगे। जो इस वक्त उन्होंने वो जो असेंबली में आए थे और इन लोगों के साथ बैठे थे और फिर उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर सियासी तकरीरें होंगी, और उसके बाद जिस तरीके से नून और पीपी वाले इंतजार कर रहे थे जस्टिस फायज ईसा का, तो देखिए वो तो बहुत सारे अभाम पैदा करते हैं कि वो क्यों इंतजार कर रहे थे। फिर उसके बाद आपने और हमने देख भी लिया कि वो क्यों इंतजार कर रहे थे उनके आने का। और दूसरा मुझे बताएं कि उससे क्या हो जाएगा, जो 139 नंबर है वो 39 हो जाएगा। अगर चीफ जस्टिस साहब होते मतलब तो 100 मोटो लेते, तो वो जो ऑडियो लीक्स थी MQM की जिसमें उन्होंने 100% और 200% मैंडेट का इल्जाम लगाया था, और कल जो निजी महफिल में काकड़ और हनीफ अब्बासी साहब लड़े थे, वो तो 100 मोटो एक्शन ले लेते कि भैया ये चल क्या रहा है। जो फॉर्म 47 की कहानी है वो आप किसी रेड़ी वाले से भी पूछे तो वो भी आपको उसकी डिटेल बताएगा। यहाँ पर बैठे हुए कोई सब लोग सत्तू पी के सोए हुए थे, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। मुल्क को कहाँ पहुंचा दिया, अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम। कोई चीज स्टेबल है तो जी मेरा अगर आप वोट मांगे तो मैं तो बिल्कुल ना मैं दूंगी, जिसकी जितनी जो आइन में लिखा हुआ है आराम से अपनी नौकरी करें, नौकरी पूरी पूरी आइन में लिखा हुआ है तो आइन में तरमीम जब हो जाएगी तो फिर आइन में वो लिखा होगा जिसकी बात हो रही है, तो होगा तो वो भी आइन में ही लिखा हुआ। अब 2/3 अक्सरियत होगी इस हुकूमत के पास, अगर पीपल्स पार्टी मान जाती है तो यार बाकी पार्टीज क्यों मानेंगी। और अभी आपने उससे पहले मौलाना साहब का बोला कि मौलाना साहब के पास कुछ खेलने को नहीं है, मौलाना साहब की सेनेट में सीट्स हैं, ये इतनी सीट्स होंगी, पूरा होगा तो फिर उसके बाद मौलाना पे मैं आता हूं। लेकिन सलमा भट्ट साहबा, सही है, सलमा भट्ट साहबा ये बताइए कि क्यों जरूरत पेश आई है इस एक ऐसी चीज को इनिशिएट करने की जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई है। जी असल में देखिए हमारे यहाँ एक आम मिजाज है और ये हर तरफ का, मैं अक्रॉस पार्टी अक्रॉस बोर्ड बात करी, इवन बियॉन्ड पार्टी लाइन भी अगर आप बात करें, सोसाइटी में भी ऐसा सवाल ले जाए, हम ना कोई भी चीज हो ना हम उसकी अच्छा बुरा की बजाय हम बहुत ज्यादा फर्ज समझते हैं कि उसको तनकीद में लेकर जाएं और उसके खिलाफ बात करें, क्रिटिसाइज करें। ये काम हमारा मिजाज है, हम बहसियत मुल्क कौम जो भी आप समझते हैं मुआशरा। अच्छा उसमें यह है कि अगर तो देखें ये जो तोसी की जो आप जो बात करें कि हम एक्सटेंशन की बात नहीं करें, अगर ये कहा जाए मैं नहीं करी, मैं जो भी ये फोरम जो कर रहा है वो ये अगर कह रहा है कि इसका टेन्योर जो है उसको मुख्तस कर दिया जाए कि चीफ जस्टिस 2 साल 2.5 साल या 3 साल के लिए आएगा, एक मुद्दत होगी, तो अगर तो ये सिर्फ काजी फायज ईसा के लिए किया जा रहा है और इन्हीं को दिया जाएगा, इसके बाद आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस इससे मुस्तफीद नहीं होंगे, फिर तो मैं इसके खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन अगर कोई आईनी तरमीम इसलिए लाई जा रही है कि उसमें पहले कोई लकूना है, कोई कबाहत है, जैसे आपने बात की 16 दिन में 23 दिन में चीफ जस्टिस जो है वो आते हैं, वो रहते हैं और वो उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और उसकी रिटायरमेंट के साथ जो जुड़ी हुई चीजें वो लेकर वो गए, तो वो कोई भी कोई भी काम नहीं कर पाते या उनकी कोई सर्विस नहीं होती इस कंट्री के लिए या जुडिशरी के लिए, अपने इदारे के लिए। तो इस ऐसी कोई कबाहत अगर दूर करना इसका मकसद है। और देखिए तीसरी चीज जो भी भाई ने बात की, मेरे भाई ने कि वो तरमीम लेकर आए जो नैब के अंदर और 5 साल की कहा कि नाअहली होनी चाहिए, तो देखिए इन द लॉन्ग रन देखें कि वो इनके भी काम आनी है, इनके जो भी नाहल हुए में खान साहब वो 5 साल से ज्यादा नहीं बोल सकते। और दूसरी बात है कि ताहियात नाहली अब किसी को नहीं लगनी, तो उसके अंदर खान साहब का भी फायदा है, पीटीआई के सारे लोगों का भी फायदा है। दूसरी बात ये है कि अगर तो कोई चीज, आपने सलमा भट्ट साहब भी कहा कि हम हर चीज पर क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं, उसके आपने कहा कि जैसे फवायद और समरात को देखे बगैर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। इसी तरह का एक बिल तहरीक इंसाफ ने भी लाने की कोशिश की थी जब आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस थे, लेकिन आपने उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म किया था, आपने भी, और उसकी बड़ी सख्त मुखालफत की थी। आपने मुखालफत क्यों की थी अगर ये अच्छी चीज थी? कौन सा बिल मुझे याद दिलाएं, कौन सा बिल था? आसिफ सईद खोसा साहब के लिए भी इसी तरह का टेन्योर पोस्टिंग का बिल, टेन्योर पोस्टिंग का एक बिल तहरीक इंसाफ ने भी लाने की कोशिश की थी, इसी तरह का कि जी चीफ जस्टिस साहिबान की टेन्योर पोस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन आपकी मुखालफत की वजह से फिर नहीं हो सका था। नहीं, हमारी मुखालफत की वजह से नहीं ऐसा हुआ था कि हमारी मुखालफत की वजह से नहीं हो सका था। अगर हमारी मुखालफत की वजह से, और हम इतने ही ताकतवर थे कि जिस चीज की मुखालफत करते थे वो नहीं होता था, और जो चीज हम कहते थे वो हो जाता था। मुखालफत तो की ना, आपने क्यों मुखालफत की? तो आईनी तरमीम के लिए तो आपकी सपोर्ट की जरूरत थी ना, तो 2 तिहाई अक्सरियत के लिए। जी
हाँ, उसमें देखिए जब आपने आईनी तरमीम लेनी होती है ना एक क्रॉस पार्टी, तो आपको उसके लिए ना पहले सियासी इस्तेकाम लाने की जरूरत होती है। आपको अपनी पार्टी के अलायंसेस बनाने होते हैं। आप अगर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहेंगे आपसे मैं हाथ नहीं मिला, अगर मैं आपको कहूँ मैं तो आपसे सलाम का जवाब नहीं देना चाहती, आप मुझे मैं कोई तरमीम पेश करूँ, आप उसके हक में देंगे? आपको अपनी पॉलिटिकल विल, आपको अपने पॉलिटिकल इस्तेकाम, आपको अपने पॉलिटिकल एलायंस, अपनी पॉलिटिकल कम्युनिटी, मैं तो एक उसूली मौक़िफ़ की बात कर रहा हूँ ना। आप समझते हैं कि 16 दिन का चीफ जस्टिस कोई चीफ जस्टिस नहीं होता? देखिए सलमा भट्ट साहबा, अगर मैं ये कह रहा हूँ ना कि उस वक्त अगर ये उसूली तौर पर बात ठीक थी तो आपने मुखालफत क्यों की? उस वक्त अगर उसूली तौर पर बात ठीक थी, आपने मुखालफत क्यों की? हो जाने दिया होता, आज आपको ना करना पड़ता। मेरी बात सुन लें, एक मिनट मेरा जवाब दे लूं उसका। 2010 में अगर हम ऑपोजिशन में रह के 18वीं तरमीम ला सकते थे पीपल्स पार्टी के लिए, अगर हम 7वें एनएफसी अवार्ड की हिमायत कर सकते थे, तो हम इनकी भी हिमायत कर सकते थे अगर इनका रवैया सियासी होता, अगर ये एक पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसे माहौल के अंदर सियासत कर रही होती, पार्लियामेंट के आदाब और उसूल जानती होती। ये तो एक ऐसे वजीर आजम थे इमरान खान साहब जिनकी अपनी पार्लियामेंट के अंदर 3.5 साल के बाद अपनी ही वक़्त इतनी खत्म हो गई थी कि ये नो कॉन्फिडेंस से बाहर हो गए, इनके ही हिमायती इनके खिलाफ हो गए थे। ये एक ऐसे वजीर आजम थे, तो उसका हम क्या करें? ये तो अपने हिमायतियों को अपने साथ बरकरार नहीं रख सके, तो आप बाहर से हिमायत इकट्ठी कर रहे हैं। देखिए मैं वही बात कर रही हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना जब आपने कोई चीज लेकर आनी होती है। चाहिए जी पंजोता साहब, अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो जरूर दे दें। मैं एक सवाल शामिल कर देता हूं, जरा अगला सवाल अगले मौजू पर आ जाते हैं। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का नाम क्यों नहीं पीटीआई से दिया जा रहा? क्या इसमें परेशानी है? अगर शेर अफजल मरवत हैं तो शेर अफजल मरवत का दे दीजिए। हुकूमत इंतजार कर रही है, हुकूमत के पास कोई नाम ही नहीं पहुंच रहा अपोजिशन का। बहुत शुक्रिया। देखें बात यह है कि अगर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात है तो वो उन्होंने एतराज़ किया था कि जनाब शेर अफजल मरवत का नाम ना दिया जाए, और उसके ऊपर जो है वो मुशावरत जारी थी और खान साहब भी उनका ही डिसीजन है जिसको भी उन्होंने करना है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देखें कि पूरा दिन मीडिया जो है इस बात के ऊपर हाइप क्रिएट किए रखता है कि कौन पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होगा, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है। लेकिन अगर मीडिया के यहाँ पर रोल देखा जाए तो जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ चल रही हैं, हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ, अगवा, छापे, हमारे जलसों के ऊपर रेड हो रहे हैं, हमारे रैलियों के ऊपर रेड हो रहे हैं, उस तरफ तो कोई नहीं दिखाता कि ये कैसे हो रहा है। और किसानों वाले मामले के ऊपर भी उस तरह से जो है वो मज़ीद जो है, ये तो सवाल से गुरेज करने की बात है ना। अब वो आपको पता है कि उस पर भी बहुत बात हुई है, लेकिन ये भी एक मौजू है। देखें ना पंजोता साहब, अब आपने मीडिया के किरदार पर बात करना शुरू कर दिया, सवाल का जवाब तो दीजिए। उस पर भी बहुत बात हुई है। अभी एक इशू है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, आपने उसका नाम चूज करना है, ओपोजिशन के तौर पर अपना नाम देना है। आप कभी हामिद रजा कहते हैं, कभी आप शेर अफजल मरवत कहते हैं, फिर पता चलता है आप शेर अफजल मरवत हैं, फिर पता चलता नहीं है। तो ये सवाल है, छोड़िए इस बात को कि मीडिया क्या किया क्या नहीं किया। नहीं देखें, ये तो अब खान साहब का फैसला है कि वो मरवत साहब को बनाते हैं या हामिद रजा साहब को बनाते हैं या शेख वकास साहब को बनाते हैं, ये तो उनका फैसला है कि वो किसको करेंगे। ठीक है जी। और दूसरी बात ये रहेगी कि जो इन्होंने बातें की हैं मैं उसके ऊपर भी रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। देखें ये कह रही हैं जी कि हमें बेनिफिट मिला है। पहली बात तो ये देखें ना कि चौथा केस जो है तोशाखाना के रिलेटेड इन्होंने बना दिया है। आपने कहीं देखा हो कि कोई एक जुर्म हुआ हो तो उसके ऊपर 4 कार्रवाइयाँ चली हों। यहाँ पर आप देखें कि अगर एक बंदे ने किसी बंदे को फॉर एग्जांपल को थप्पड़ मारा है या किसी को जख्मी किया है, तो पूरे पाकिस्तान में अगर एफआईआर दर्ज कर दी जाएं तो क्या किसी सीआरपीसी के अंदर, पीपीसी के अंदर या किसी भी कानून, किसी भी आइन के अंदर केस कोई ऐसी जगह है नहीं है। तो ये क्यों किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि किसी सूरत तोड़ा जाए। चौथी कार्रवाई का आगाज कर दिया है नैब ने, और वो एक में 3 साल सजा दी गई, एक में 14 साल सजा दी गई, एक एफआईआर जो है थाना कुसार के अंदर है और बाकी भी चल रही। अब ये सारे केसेस झूठे बनाकर और आप ये कहें कि इमरान खान को बेनिफिट दिया जा रहा है कि वो नायल जो है, वो नायली जो है उसकी मुद्दत 5 साल हो गई है। पहले तो ये देखें ना कि क्या वो केसेस जेन्युइन है। जो ही केस हाई कोर्ट में आता है वो सजा खत्म हो जाती है। अदालत के अंदर रिमार्क्स आते हैं कि अगर साइफर गुम हुआ भी है तो 2 साल से ज्यादा जो है वो सजा इसकी बनती ही नहीं है। लेकिन आप देख लें कि उसके अंदर भी 10 साल सजा दे दी गई। हालांकि वजीर आजम ने अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म की कि उसने कौम को एतमाद में लिया कि बाहर से मुदाखलत जो है इस तरह से हो रही है। और यहाँ पर ये साजिशी टोला जिन्होंने सब ने मिलकर इमरान खान की और ये आईनी वजीर आजम को हटाया, उसके ऊपर जो है इनके ऊपर कार्रवाई करने की जगह के ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। और इसी तरह से सारे केसेस 9 मई आने वाला है। 9 मई के हवाले से आज तक जुडिशियल कमीशन नहीं बना। इतनी एफआईआर आपने हर शहर में दर्ज कर दी गई। इमरान खान यहाँ पर भी मौजूद थे। इसी तरह से आप देख लें शिबली फराज हो, उमर अयूब हो या कोई भी हमारा रहनुमा हो, वो पूरे पाकिस्तान में हर जगह के ऊपर एक टाइम के ऊपर मौजूद रहे।
सनम जवेद हो, आलिया हो, वो मियां वाली भी पाई जाती हैं, लाहौर भी पाई जाती हैं। तो ऐसे केसेस का आप जिक्र करेंगे कि इमरान खान को बेनिफिट हो रहा है, आपने सिर्फ अपने लिए कवानीन तब्दील किए। चले सायरा बानो साहब कुछ ऐड करना चाह रही है, मगर अगर सायरा साहब आप इजाजत दें तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ जाता हूँ। ब्रेक के बाद नाज़रीन मिलते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामद जी कहते हैं, अयाज सादिक साहब ने एक इंटरव्यू में सायरा बानो साहब ये कहा है कि कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑपोजिशन के पास हो, लेकिन ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक अरेंजमेंट था कि एक मुआहिदा हुआ था कि जी ऑपोजिशन के पास रहा करेगा, लेकिन जाहिर है पीटीआई तो उस मुआहिदे में शामिल नहीं थी। तो अब ये बताइए कि किसके पास होनी चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? जिस किस्म के हालात है, मेरे ख्याल में ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो चेयरमैनशिप है वो हुकूमत की गोद में ही गिरेगी, और बल्कि नून के पास भी नहीं, पीपल्स पार्टी के पास वापस चली जाएगी, क्योंकि वो अपने आईनी ओहदे भरपूर एंजॉय कर रही है अभी तक। अभी सुना है कि काबीना का हिस्सा, बाकी पंजोथा साहब ने इसका सही जवाब दिया नहीं। तो भाई इस जवाब की तो मैं भी मुतमन्नी हूँ कि सही जवाब मिल जाए। इतनी ग्रुप बंदी क्यों है आप लोगों में? मतलब आप मुझे बताइए कि सब बड़े बड़े वो कहते हैं ना कि सियासतदान और वो सब इलेक्टेबल सारे बैठे हुए, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है कि अगर वो जो सुन्नी कौंसिल वाले में उनका नाम साहबजादा हामिद रजा उनका नाम आया जी, या शेर अफजल साहब का, चले शेर अफजल साहब का तो पार्टी से ही काफी सारे लोगों का वो है, तो जो भी फैसला है वो कर ले। क्या कोई तीसरा कुव्वत भी है? क्या कोई तीसरा बंदा भी है, या डिक्टेशन कहीं और से लेनी है? वैसे तो जो बंदा मिलकर आता है वो आके वो कहते हैं ना कि अपनी अलग कहानी सुना रहा होता है। तो आप देखें ये जो एहतजाज होना था या जहाँ कराची से होना था, फिर हम लोग भी मिल के बैठे थे, तो उसकी असदुल्ला खान साहब यही वजह है कि हमें ये नहीं पता कि हमने बात किसकी सुननी है और किस पे। और अगर ये हालात और ये तासुर जाता रहा तो ये बहुत बुरी बात है कि जो आप लोग मतलब उनके नुमाइंदे यहाँ असेंबलीज में बैठे हुए, ये तो बहुत गलत तासुर जा रहा है। और मैंने भी यही सुना था कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो पहले हुकूमत के पास होती थी और फिर उसके बाद यहाँ पर आई, तो वो कहते हैं ना कि वो फिर दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम ही होती है। अब देख लें, वरना तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी भी पीपल्स पार्टी की, हाँ तो आपको लगा पीपल्स पार्टी के पास जाएगी की तरह जाएगी। वैसे ये उसूली तौर पर तो ये होना चाहिए ना पंजोदा साहब के, अगर आपकी पार्टी शेर अफजल मरवत का अनाउंस करती है नाम, तो सब पार्टी को, पूरी पार्टी को कबूल होना चाहिए, और अगर किसी और का नाम आ जाता है तो शेर अफजल मरवत को कबूल होना चाहिए। पार्टी डिसिप्लिन तो यही होता है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि पूरी पार्टी के अंदर खींचातानी चल रही है इस मामले पे। नहीं, देखिए खींचातानी कोई नहीं है। देखिए अगर आप पहले दिन देखें तो खान साहब ने जब अनाउंस किया तो उसके ऊपर PMLN ने बाकायदा तौर पर ये कह दीजिए कि बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है, शायद इसलिए कि वो उनको जो है वो ज्यादा हो के ये हमारे करप्शन और उस मामले के ऊपर ज्यादा जो है वो करेंगे, हमें रगड़ेंगे, करेंगे, जैसे एक होता है खौफ डर या जो भी सूरत हाल उनके ज़हन में थी। दूसरा ये था कि खान साहब के साथ डेफिनेटली जब तमाम लीडरान पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं वो बाहर मिलते हैं, शायद ये भी एक वजह हो कि पंजाब के अंदर से जो है वो किसी शख्स को जो है वो दिया जाए, क्योंकि ये भी बात जो है वहां पर सारी सर्कुलेट चलती रही कि पंजाब के अंदर पंजाब को भी किसी न किसी मामले के अंदर जो है वो हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें ना तो KPK से हमारे चेयरमैन जो हैं वो PTI बैरिस्टर गौर साहब हैं, या सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, या चिबली फराज साहब चीफ ऑफ स्टाफ हैं, या दीगर भी जितनी जो ज्यादा चीजें हैं वो KPK से अपोजिशन लीडर हो, आपका सेनेट के अंदर अपोजिशन जो है वो लीडर हो, तो ये सारी सूरत हाल को पंजाब की नुमाइंदगी हो, तो इस वजह से शायद खान साहब ने जो है वो फैसला जो है वो पंजाब से देने का फैसला किया। अब नाम हामिद रजा हो या शेख वकास हो या शेर अफजल मरवत हो, देखें मुझे तो किसी नाम के ऊपर कोई इतराज नहीं है, लेकिन डेफिनेटली सारी ग्राउंड के ऊपर सारी चीजें देखकर ओपिनियन के साथ पॉलिटिकल हमारी एक पॉलिटिकल जमात है, उसमें ये नहीं है ना कि आप ये फैसला है, डिसीजन है तो उसे थोप दी जाए। आगे से राय हो सकती है, राय दी जा सकती है, जिसके ऊपर खान साहब फिर मुशावरत के साथ जो भी फैसला हमेशा करते हैं और वो उस हिसाब से डिसीजन देंगे। जी सही है, चले कर देना, मतलब जो भी करना है करें ताकि ये मसला खत्म हो। हुकूमत इंतजार कर रही है बैठी। सायरा साहब कुछ कह रही है, फिर मैं सलमा के पास जाना चाहता हूँ, सलमा भट्ट साहब के पास। जी आपके भाई को भी मुश्किल थे वो वहां पर गंडापुर साहब के, उनको भी हटा दिया गया,
तो भाई अगर वो नहीं है तो बाकी जो 2 हैं और अभी नया नाम आपके शेख वक्त, ये चीज भी आप लोगों के हाथ से निकल जाएगी और उसके बाद पीपल्स पार्टी वहां पर बैठी भी होगी। सही। बाकी ये कि 70 सालों से ये कह रहे हैं कि वो डर रहे हैं कि हमारी करप्शन निकलेगी, तो इसमें तो मुझे हंसी आ रही है। गंदुम स्कैंडल को ही कर ले तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग चलिए, पॉलिटिकल टॉक्स की रोजाना बात होती है कि आइए सियासी जमातें बैठे हैं, बातचीत करें। सलमा भट्ट साहबा, कुछ बातचीत जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी इनिशिएट हुई थी। नवाज शरीफ साहब खुद भी उनसे मिले थे वापस आने के बाद, इलेक्शंस के बाद। लेकिन हमारे पास खबरें ये थी कि मौलाना ने नवाज शरीफ साहब से कहा है कि अब क्या लेने आए हो जब सारे ओहदे बांट दिए हैं। लेकिन फिर भी गवर्नर का ओहदा बाकी था और उस पर हमारे बड़े सोर्सेज ने बताया था कि इस पर बात हो सकती है, मौलाना को किसी हद तक मनाया जा सकता है। अब वहाँ पर भी गवर्नर पीपल्स पार्टी ने लगा लिया है। मौलाना को देने मनाने के लिए कुछ है हुकूमत के पास? देखिए, बिल्कुल जो मौलाना साहब हैं वो इस मुल्क की एक सियासी हकीकत है और वो रखते हैं अपनी जगह और हैसियत, और हमें बड़ा उनका एहतराम है। लेकिन जाहिर बात है किसी के साथ आपकी सियासी तौर पर बाजू का अलायंस हो जाता है, लेकिन बाजू का किसी के साथ नहीं भी हो पाता। और अगर वो इस सारे अलायंस का और इसका अभी तक हिस्सा नहीं बन पाए या उनकी निगोशिएशन जो है वो इस बारे में सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, तो इसमें उनकी कोई हो सकता है, उनको किस तरह का अपनी सियासी हैसियत को देखते हुए, अपनी सियासी जमात को देखते हुए कोई इस तरह का उनका हो प्लान कि वो किसी खास वजह से या किसी खास वक्त में हुकूमत साजी का हिस्सा बनना चाहते हो या किसी इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन पे जो इस वक्त पॉसिबल ना हो, तो ये बेहतर वही राय दे सकते हैं कि वो इसका हिस्सा क्यों नहीं है। और लेकिन जहाँ तक रही हमारी बात, तो हम लोग हमेशा, आप देख सकते हैं, जो 2024 का जब इलेक्शन हुआ उससे पहले भी और उसके बाद भी हमेशा नवाज शरीफ साहब ने जब पहली तकरीर की 9 फरवरी को, तो उसमें बड़ा साफ कहा था कि हम कोलिजन गवर्नमेंट में जाएंगे। और उसमें सारी बात है, हम अकेले, हमारे पास इतनी नहीं थी सीटें कि हम अपनी अकेले वफाक में हुकूमत बना सकते, तो हमने बिल्कुल कोलिजन की ओपन बात की थी। और जाहिर बात है हमने कोलिजन से हुकूमत बनाई है, तो अगर कोलिजन में और जमातों के साथ बैठा जा सकता है, बात की जा सकती है, तो मौलाना के साथ भी की जा सकती है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ये फैसला मौलाना साहब का भी है। एक छोटी सी बात करना चाहूंगी, पंजोदा साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि साइफर पर इमरान खान ने कौम को लिया था एतमाद में, तो इनको बताएं कि इन्होंने कौन सी, इनसे पूछें कि वो कौन सी कौम को एतमाद में लिया था इन्होंने, जब इन्होंने कांग्रेस वुमेन को कहा था कि मेरे हक में बयान दो पाकिस्तान ताकि मुझे सपोर्ट मिले, जो अमेरिका कांग्रेस वुमेन थी जिसको ऑडियो लीक हुई थी। फिर कौन सा वो इन्होंने एतमाद लिया था जब इन्होंने IMF को खत लिखा इलेक्शन के बाद कि आप फंडिंग रोक लें, इनसे कहें कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है, इमरान खान का साथ दें। ये कौन सी कौम को एतमाद देते रहे जब इन्होंने EU को लिखा कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस बनाएं और हमें प्रेशराइज करें कि इमरान खान की मदद करो। तो ये पूरी दुनिया को खुद जा के बुलाते हैं मुदाखलत के लिए कि आओ मुदाखलत करो पाकिस्तान में, आओ मुदाखलत करो हुकूमत में, आओ मुदाखलत करो सियासत में। और लोगों को इन्होंने साइफर लहरा के बता दिया कि मैं साजिश और मुखालफत जो मुदाखलत है उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले इनसे कहें कि ये कंफ्यूजन और ये लोगों को ड्यूअल किस्म की जो हरकतें हैं करना, धोखा देना, ये बंद कर दें प्लीज, बहुत हो गया। ठीक जी, पंजोदा साहब बताइए जी। देखें बात ये जो कह रही हैं कि IMF को जो है वो लिखा है, इमरान खान ने क्या लिखा है, ये गलत बात कर रही है, इन्होंने गलत उसकी इंटरप्रिटेशन की है। खान साहब ने ये कहा कि जो धांधली की गई है, जो धांधली जो है वो सारा जिसके ये बेनिफिशरी हैं फॉर्म 47 की जो पैदावार हैं, खान साहब ने उस बात के ऊपर कहा है कि मुल्क के अंदर साफ शफाफ जो इलेक्शन नहीं हुए और इसके ऊपर IMF जो है वो क्योंकि यकीन दहाई कराई गई थी। और इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि पैसे ना दिए जाएं, इमरान खान ने ये IMF का क्या ताल्लुक है इलेक्शन के मामला से? ये कोई ये रेलेवेंट फोरम है आप मुल्क को आगे चला सकते हैं। सबसे पहले मुआशी इस्तेकाम जो है वो आपके मुल्क के अंदर जो है तब आ सकता है जब सियासी इस्तेकाम आएगा। जब सियासी इस्तेकाम आता है तो सियासी इस्तेकाम क्या ऐसे आता है कि आप किसी के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के सियासी इस्तेकाम आ जाएगा। और दूसरी बात ये रहती है कि किस अवाम के पास गए थे, किस जो है कौम के पास गए थे, उस कौम के पास इमरान खान साहब गए थे 8 फरवरी को इमरान खान साहब को वोट दिया है। उस कौम के पास गए थे, उस कौम के पास गए थे जिसने 8 फरवरी को नवाज शरीफ को जो लंदन से भाग के यहाँ से भाग कर उधर गया और फिर डील करके वापस आया, उसको रिजेक्ट किया गया। उस अवाम के पास गए थे जो इस वक्त बाशऊर है, जिसके ऊपर आप पाबंदियां लगा रहे हैं कि वो बात न करे। उस अवाम के पास गए थे जो इस वक्त जो है वो जानती है कि कौम को, इस मुल्क को कौन आगे लेकर जा सकता है।
आप इस हकीकत से मुंह छुपाने के लिए आप डील करके आप वो तरीकाकार तो कर सकते हैं। सही है, चलिए, लेकिन हकीकत ये भी है कि आरटीएस भी बैठा था और ईएमएस भी बैठा है, तो अब ज्यादा कौन बैठा है? ये सायरा बानो साहबा, ज्यादा कौन बैठा है? ये ईएमएस 8 फरवरी को ज्यादा बैठा है या आरटीएस जो है वो उस वक्त ज्यादा बैठा था? अरे भाई 2024 का तो ना हमने कभी जिंदगी में सुना है इस किस्म का, और जो देखा है वो तो अंत हो गया, वो तो बिल्कुल दी एंड है। बाकी ये कि सब आपस में जो बातें कर रहे हैं ना, असद साहब आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, जी जी। हाँ, एक शेर है पंजाबी दा कि इन्हां जराहां ने की इलाज करना है साडा, इन्हां जराहां ने की इलाज करना है साडा, मरहम इस पासे ते फोड़ा उस पासे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहबा, आपके शेर पे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। नईम हैदर पंजोदा साहब बहुत शुक्रिया, सलमा भट्ट साहबा बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।